सुपरिचित कहानीकार मीनू त्रिपाठी जी की कहानियाँ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हैं। सरल सहज भाषा में किस्सा गोई शैली में बात कहने में आपको महारत हासिल है। मैं सीमा सिंह प्रस्तुत करती हूँ मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी कब तक। तो शुरू करते हैं कहानी कब तक। कुमुद भिड़े दरवाजे को हल्का सा खोलकर धीरे से आवाज़ लगाकर मुस्कुराती हुई लतिका को अंदर आते देख कुमुद चौंकी। इस वक्त? चिंता मत कर, डॉक्टर ओटी में है, समय लगेगा आने में। सिस्टर मारिया को पटाकर तुझे देखने चली आई। कैसी है बता? ठीक हूँ, ना भी होती तो तुझे देखकर हो जाती। सो स्वीट। लतिका ने कुमुद के हाथों को स्नेह से थाम लिया। आज कुछ काम आ गया था इसलिए विजिटर टाइम मिस हो गया। वर्कशॉप कैसी कर रही कल की? कुमुद ने हुलस कर पूछा। तो बढ़िया रही कहकर लतिका स्टूल खींचकर बैठ गई और चेहरे पर आ गए पसीने को दुपट्टे से पोंछने लगी। मेरी वजह से तेरी बेवजह भागदौड़ हो जाती है। बेवजह? अरे तू बड़ी वजह है यार, यहाँ अस्पताल में पड़ी है। और लतिका के चेहरे पर पीड़ा के भाव देखकर कुमुद फीकी मुस्कान के साथ बोली, मैं अब ठीक हूँ, तुम भी अपना घर देखो, खुद को संभाल लूँगी अब। वैसे भी 3-4 दिनों में शायद डिस्चार्ज भी मिल जाए। सुन एक बात कहूँ, लतिका संकोच से कह रही थी। अकुल और दिया को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लूँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अकुल की नई नौकरी है और दिया 6 ही महीने तो हुए हैं ससुराल गए। क्यों परेशान हो वो लोग? उन्हें ना बुलाने की यही वजह या कुछ और? लतिका ने सीधे उसकी आंखों में झांका तो उसके चेहरे पर विषाद की लकीरें उभर आईं। नज़रों का यूं टटोला जाना सहन नहीं हुआ तो आंखें मूंद लीं और गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं चाहती कि बच्चों की ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हो। अभी यहाँ आनंद भी है, क्या सोचेंगे बच्चे? क्या सोचेंगे मतलब? लतिका ने उसे हल्का सा झिझोड़ा। मेरी तरफ देख जरा, आनंद पति है तुम्हारा, दिया और अकुल का पिता है, इसमें सोचने जैसी क्या बात है? अब बहुत देर हो चुकी है, बच्चों को क्या जवाब दूंगी कि टूट गई मैं आनंद की माफ़ी के आगे। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी है, भावुकता में आकर आनंद को अपने अकेलेपन का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। कहाँ उठा रहा है वो अकेलेपन का फ़ायदा? मेरे कहने के बावजूद कदम भी नहीं रखा तुम्हारे घर में। मैंने कहा भी कि घर है तुम्हारा, फिर होटल में क्यों? पर ऐसा क्यों कहा तुमने? कुमुद के चेहरे पर नाराज़गी देखकर वो हंसकर बोली, तू अस्पताल में है, बच्चे अपनी अपनी जगह, तो इतना तो फ़ायदा उठा सकता है ना वो। पर मेरे कहने पर भी घर नहीं गया, कहता रहा कि। क्या कहता रहा मुझे नहीं जानना है। कुमुद झुंझलाई तो लतिका मौन हो गई। उसे चुप देखकर कुमुद ने नज़रें सामने दीवार पर टिका दी, कुछ ऐसे जैसे उम्मीद हो कि लतिका कुछ कहेगी, और वाकई लतिका ने चुप्पी तोड़ी। अपने मन को टटोलो, क्या एक मौका तुम और नहीं दे सकती उसे? नहीं, कहकर कुमुद ने गर्दन घुमा ली। ऐसा मत कर कुमुद, 8 साल से वो तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें हो क्या गया है? जब से मैं हॉस्पिटल में आई हूँ देख रही हूँ कि आनंद की तरफदारी हो रही है। पहले तो तुम हाँ चिढ़ती थी क्योंकि उसने तुझे धोखा दिया था, पर अब बोलना चुप क्यों हो गई? कुमुद ने लतिका को उलाना दिया। कह दो कि मेरे अकेलेपन पर तरस आता है तुझे। मेरी वो सहेली जो मुझे अपने बल पर जीने की ताकत भर रही है, वो कह रही है कि अकेले न चला जा रहा हो तो हाथ थाम लो उसका, जिसने मेरे दिल को छलनी किया है, आनंद को अपने वजूद से कब का काट फेंका है। ये तुम्हें लगता है, पर दिल को टटोल कर देखना, वो अभी भी तुझ में कहीं बाकी है। मुझे नहीं पता ऐसा तुझे क्यों लगा। सच तो ये है कि मेरे घाव कभी नहीं। उस घाव पर वक्त का मरहम लगा दे यार। लतिका आवेश के अतिरेक में तड़प सी उठी। नफरत को गले लगाकर तुम अब तक थकी नहीं? मान क्यों नहीं लेती कि आनंद अभी भी रूह में बसता है, वरना नीम बेहोशी के बाद होश में आते आते सबसे पहले उसका नाम होठों पर नहीं आता? ओह प्लीज़, हो जाता है कभी ऐसा। कुमुद ने विचलित हो कानों पर हाथ रख लिए। लतिका कुछ कहती उससे पहले ही सिस्टर मारिया हड़बड़ाई सी अंदर आई। मैडम आप बाहर जाइए, डॉक्टर सन्याल राउंड पर आ रहे हैं। लतिका बाहर निकल आई। देखा तो रोज़ की तरह आनंद बाहर खड़ा विजिटर टाइम होने का इंतज़ार कर रहा था। वो 10 साढ़े 10 के आसपास आता है और शाम 7 बजे तक हॉस्पिटल में रहता है।
अमूमन वो बाहर पार्क में या फिर रिसेप्शन में बैठता है। खाने या चाय की तलब हो तो पास की हाट बाजार घूम आता है, पर रहता हॉस्पिटल परिसर के आसपास ही। दिन में 2-4 बार कुमुद के कमरे में झांक लेता है। अगर वो सो रही होती है तो चुपचाप अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कभी कभी उसके जागते भी कमरे में चला जाता है, पर उस स्थिति में कुमुद छत ताकती है और वो शून्य। कभी कभार कुछ औपचारिक बातचीत मसलन तबीयत, दवा, मेडिकल रिपोर्ट पर हो जाती है। भरसक कोशिश होती है दोनों तरफ से कि अतीत के घाव न खुरचे जाएं। लतिका से पिछले 3 दिन से मुलाकात हो रही है। उससे डिटेल हालचाल मिलते हैं, अन्यथा कुमुद ठीक हूँ भर कहती है। अब उस ठीक को वो ज़्यादा नहीं कुरेदता, इस डर से कि कहीं जाने क्या बाहर आ जाए। लतिका को देख वो लपक कर उसके पास आया। उसके पूछने से पहले लतिका ने बुझे स्वर में कहा, ठीक ही है। उसके लहजे में ठंडापन भांप कर आनंद ने आशंकित नज़रों से उसे देखा। बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? सब ठीक है आनंद, परेशान हूँ कुमुद की वजह से। विरोधाभासी वक्तव्य का सुधार करते, नहीं उसकी सेहत को लेकर नहीं, उसके अड़ियलपन से। वो अपनी कनपटियों को उंगलियों से दबाते हुए बोली। चाय पियोगी? आनंद ने पूछा। हाँ, इस वक्त चाय की सख्त ज़रूरत है, आओ, कहते हुए वो कैंटीन की ओर बढ़ गई। कैंटीन में चाय का कप मेज पर रखकर आनंद उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। माथे पर बल और चेहरे पर हल्की खींच के साथ लतिका ने चाय का घूंट भरा और फिर मन में भरा बाहर आया। जानते हो, अब इस बात से गिलानी होती है कि मैंने कुमुद को तुम्हारे खिलाफ इस हद तक क्यों भड़का दिया कि अब वो मेरी भी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। आनंद के चेहरे पर कई रंग आए और गए। कुछ बोलने को भी हुआ पर बोल नहीं पाया। पर लतिका बोल रही थी, काश तुम्हारे और मिताली के रिश्ते को मैं छिपा जाती। ऐसा करके तुम कुमुद से नज़रें मिला पाती क्या? मुझे बर्दाश्त कर पाती? अब की बार आनंद बेसाख्ता बोला। फिर क्षणिक मौन के बाद उसने सधे हुए धीमे स्वर में पूछा, ऐसा ख्याल ही क्यों आया? मैं जानती हूँ ख्याल बेसिर पैर का है, हकीकत में तो ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम्हारे और मिताली के संबंधों का मुझे पता चला था तब घिन आई थी तुमसे। कुमुद तुमसे कितना प्यार करती थी और उससे धोखा। बस करो लतिका, मरे हुए को और ना मारो। आनंद का निचुड़ा सा चेहरा देखकर वो सहसा शांत हो गई और धीरे से बोली, तुम्हारे साथ खुद से सवाल कर रही हूँ कि क्यों ये विचित्र ख्याल आया। अलबत्ता मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर छिपा लूँ ऐसा गुनाह करती ही नहीं, पर ऐसा कर पाती तो उससे एक फ़ायदा तो होता, वो ये कि मिताली से मोहभंग होने पर कुमुद के पास मुश्किल ना होता लौटना तुम्हारा। नहीं लतिका, जो मैंने किया वो माफ़ी के काबिल है कहाँ। तुम सबकी नफ़रत में डिज़र्व करता हूँ। वैसे मैं तुम्हारी सहेली को जानता हूँ, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। और वो क्या, मैं खुद को कहाँ माफ़ कर पाया हूँ। पता नहीं तुम्हारे इंतज़ार का कोई फल मिलेगा या नहीं। ये सब मैं नहीं सोचता। क्या हुआ जो उसके करीब नहीं हूँ, पर आसपास तो हूँ, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता वो कभी मुझे पुकार ही ले। पीड़ा और संताप से भरे आनंद के चेहरे को टटोलने के बाद लतिका ने पूछा, सच सच बताना आनंद, कुमुद के लिए तुम आज जो महसूस करते हो वो महज हमदर्दी तो नहीं, कौन जाने ये अपने भीतर उत्पन्न अपराध बोध को दूर करने का जरिया मात्र हो। लतिका की संदेह भरी नज़रें खुद पर टिकी देख कर वो विचलित होकर बोला, नहीं नहीं लतिका, ये मेरा प्यार ही है जो 8 साल से उसकी माफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और कितना साबित करूँ मैं खुद को। कुमुद के प्यार और समर्पण के बावजूद मिताली के प्रति मेरा आकर्षित होना निसंदेह गलत था। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। कुमुद इस बात को कभी नहीं मानेगी कि मिताली की तरफ झुकने के बावजूद कुमुद के लिए मेरे मन में प्यार और सम्मान रत्ती भर कम नहीं हुआ था। जब कुमुद ने मुझे अपने जीवन से निकाला तब मुझे एहसास हुआ कि उसके बिना मेरा जीवन एक बड़ा शून्य है। आनंद, ये तुम अपने मन की तसल्ली के लिए कह सकते हो, पर जिस क्षण प्यार में धोखा समाहित हो जाता है ना, तब प्यार प्यार नहीं रह जाता, वो स्वार्थ या अपनी सुविधा बन जाता है। सुविधा भी वो कहाँ, वो तो गुनाह बन जाता है। समझ चुका हूँ एक बड़ी कीमत चुकाकर, कुमुद को खोकर। आनंद का गला भर आया और लतिका का दिल। तुम इंसान बुरे नहीं थे, बस कमज़ोर थे। काश समय रहते मैं ये सब कह पाती कुमुद से तो शायद। क्यों सहेली के प्रेम में खुद को गिराती हो? बुरे को बुरा ही कहा जाता है।
कमज़ोरी की आड़ में पाप को रखकर उसे छिपा तो सकते हैं, मन को तसल्ली भी दे सकते हैं कि पाप पाप नहीं महज कमज़ोरी है, पर क्या उसके वजूद को झुटलाया जा सकता है? पाप तो पाप ही रहेगा, नाम बेशक जो भी दे दें। बड़े फिलोसफर हो गए हो। लतिका हल्का सा मुस्कुराई, फिर सहसा संजीदा हो गई। सच कहूँ तो अभी चंद दिनों पहले तक मुझे तुमसे नफरत थी, अब जाने क्यों दया आती है, गुस्सा भी आता है। क्यों किया तुमने वैसा? मैं भी तो पूछता फिर रहा हूँ खुद से कि क्यों किया मैंने ऐसा। काश कोई ऐसा डिलीट बटन होता जिससे अवांछित कॉल को डिलीट फॉर ऑल किया जाता तो। वही तो, ऐसा ही तो नहीं होता। फिर भी एक बात कहूँगी कि अब मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। दिल तो बहुत कुछ चाहता है लतिका, मेरे बच्चे, कुमुद और वो समय, सब कुछ एक बार बस वापस आ जाए। खैर अब ये सब छोड़ो, तुमने कुमुद का बहुत साथ दिया है, क्या तुम कुछ और दिन उसके साथ रह सकती हो? उसे हौसला मिलेगा। जरूर रुक जाती, पर बेटा आ रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए, इसलिए जाना होगा। शायद कल ही आऊँगी, अगले हफ्ते तक। फिर तुम तो यहाँ हो ही। कल डॉक्टर सान्याल से बात हुई थी, वो बता रही थी कि 2-3 दिन में कुमुद को डिस्चार्ज मिल सकता है। तुम उसे घर तक छोड़ देना, मैं आज ही घर जाकर शांताबाई को सब समझा दूंगी, बाकी वो संभाल लेगी। थैंक्स। किस बात के लिए? तुमने कुमुद के बीमार होने की खबर मुझे दी, इसलिए ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। मत याद दिलाओ, सोचकर कांप जाती हूँ कि यदि मेरा यहाँ आना ना होता तो। इत्तेफाक ही था कि अपनी वर्कशॉप के चक्कर में यहाँ आई और उससे मिलने चली गई। मेरे सामने कुमुद का शुगर डाउन हुआ, वो गिरी तो गिरी, पर गिरने से टेबल का कोना माथे में लगा और उससे जो खून निकला, उफ। अगर ये सब अकेले में होता तो। बोलते बोलते लतिका कुछ खोसी गई। पता नहीं ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। मैं तुम्हें न बुलाती, पर उस दिन हॉस्पिटल में बेहोशी टूटने के बाद आंख खोलने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया। एक बार नहीं, कई बार तुम्हें पुकारा, आनंद। कैसे बताऊं, मन छटपटा गया था मेरा। काश चेतना में भी वो एक बार पुकार ले। आनंद ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर धीरे से कहा। तो लतिका ने तरस भरी दृष्टि उस पर डाली, पर बोली कुछ नहीं। चाय पीकर वो कुमुद के घर चली गई और आनंद होटल में। दूसरे दिन जब काफ़ी देर तक लतिका अस्पताल नहीं आई तो कुमुद बेचैन हो गई। वो सुबह सुबह उससे मिल जाती है, पर उस दिन रह रहकर उसकी नज़रें दरवाजे पर टिक जाती। ललिता तो आई नहीं, पर सिस्टर मारिया गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए भीतर दाखिल हुई। कुमुद की आशंकित नज़रों ने सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते का मुआयना किया और पूछा, किसने भेजे हैं? आपकी सहेली ने, सुबह आई थी, आपके नाम ये लेटर दे गई हैं, कह रही थी वो वापस जा रही हैं। सिस्टर मारिया ने एक लिफाफा उसे पकड़ाया तो कुमुद बुदबुदाई, अरे मुझे बताया भी नहीं, कम से कम मिलकर तो जाती। मैंने कहा था मिलने को, पर बोली जल्दी में हूँ। ओह, मुझे लगा था शायद मेरे डिस्चार्ज तक वो रुकेगी। कुमुद मानो खुद से ही बोली, पर शब्द सिस्टर मारिया के कानों में पड़ गए। वो नहीं है तो क्या, हस्बैंड तो हैं, वो भी इतना अच्छा हस्बैंड, फिर किस बात की चिंता। सिस्टर मारिया बेड के पास गुलदस्ता रखते हुए मुस्कुराई तो कुमुद ने गहरी उसास भरी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर मारिया कुमुद के माथे की चोट की ड्रेसिंग हटाते हुए बोली, अरे मैडम, जब आप होश में नहीं थीं तब यहाँ बैठकर पता नहीं क्या क्या बोलता था, रोते भी देखा। कितना लविंग और इमोशनल है आपका हस्बैंड, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। दक्षिण भारतीय सिस्टर मारिया ने खुशकिस्मत जैसा शब्द मुश्किल से स्पष्टता से बोलकर विजय भाव से कुमुद के चेहरे को इस उम्मीद से देखा कि वहाँ गर्व और खुशी की आभा होगी, पर वहाँ तो अपार पीड़ा थी। क्या हुआ मैडम, बहुत दर्द है क्या? टाका नहीं लगाया है ना, इसीलिए घाव थोड़ी देर में भर रहा है, अब थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। दर्द ही तो सहती आई हूँ अब तक, और कब तक। आगे के शब्द हिचकियों में डूब गए। सहमी हुई सिस्टर मारिया, अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, कहकर वहाँ से चली गई। कुमुद ने खुद को संभाला, फिर सिरहाने रखा लतिका का पत्र उठा लिया और देर तक पढ़ती रही। एक बार नहीं, कई कई बार उसे पढ़ा, मानो पत्र में लिखा एक एक शब्द वो अंतर्मन में समाहित कर लेना चाहती हो। कुमुद, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना बताए जा रही हूँ, पर मेरा जाना जरूरी है। आनंद है, इसलिए तुम्हारी फिक्र नहीं। एक समय था जब मैंने कहा था कि आनंद को कभी माफ़ मत करना,
तुम तो मेरे स्वभाव को जानती हो। मेरी नज़र में इंसान या तो गलत होता है या सही। वो कभी परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। इस बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहती थी। काले और सफ़ेद के अलावा ग्रे शेड तो कभी मुझे समझ में ही नहीं आया। पर आनंद मुझे समझ में आ गया है। पहले भी उसके गिल्ड को देखा है, पर इधर एक हफ्ते में जो देखा समझा तो लगा तुम दोनों के बीच ये अलगाव ठीक नहीं है। वो अब भी तुम्हारी माफ़ी के इंतज़ार में है। माफ़ कर दो उसे। आज एक बात और याद दिलाना चाहूँगी। आनंद चाहता तो 8 साल पहले तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने के बाद एक नई शुरुआत कर सकता था, पर उसने तुम्हारी माफ़ी का लंबा इंतज़ार किया है। तुम्हारी शांति के लिए बच्चों से भी दूरी बनाए रखी। ये वजह ठीक ठाक है उसे अपना लेने के लिए। उसने जो किया वो निस्संदेह गलत था, पर अब तुम जो कर रही हो वो भी कहाँ सही है। कब तक नागफनी के कांटों को गले लगाओगी? ज़िंदगी के यही 4 दिन हैं, जी लो। वो करो जो तुम चाहती हो। अगर आनंद से अलग रहने में तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो ठीक है, पर अगर जरा भी उसकी उपस्थिति सुकून देती है तो उसे एक मौका दे दो। इन गुलाब के फूलों को देखना, मैंने बड़े ध्यान से एक एक कांटा चुन चुन कर निकाल फेंका है। अगर कोई रह गया हो तो हिम्मत दिखाते हुए उसे तुम निकाल देना। मैं जल्दी वापस आऊँगी, लतिका। पत्र पढ़ पढ़ कर आँखें थक गई थीं। तरह तरह के ख्याल मन में आते जाते रहे, डराते रहे। अगर लतिका सेमिनार के लिए जयपुर ना आती तो? उसका आना, रुकना, उसके सामने शुगर डाउन होना, अचेत हो जाना और फिर माथे पर तिपाई का कोना लगना, सब विधि का रचाया खेल था शायद। इस सच से भी कैसे मुंह मोड़ ले कि इन दिनों आनंद रोज उसके मन में दस्तक देता है, पर उसे तो मन के किवाड़ बंद रखने हैं। यही तो वायदा उसने किया था खुद से। हॉस्पिटल का वो दिन उसकी आंखों के सामने पसर गया। जब उसकी आंखें खुली थीं तब बेड के करीब कुर्सी पर बैठे आनंद पर सीधी नज़र पड़ी। वो उसे टकटकी लगाए देख रहा था। अचानक उसे यूं अपनी तरफ ताकता देख धड़क उठा था उसका दिल। धड़कनों को काबू में करने के लिए उसने खुद को समेटकर अतीत के अवांछित कालखंड पर पटक दिया और भर ली कड़वी स्मृतियां मन में। कैसी हो? उसने पूछा तो जवाब में उसने वही पुराना प्रश्न जो रिकॉर्ड की तरह बार बार बजता है मन में, पूछ लिया। क्या कमी रह गई थी मेरे और मेरे बच्चों के प्यार में? जवाब में वो बेबस सा आंखों पर हाथ रखे बैठा रहा और फिर फपक पड़ा। एक बार मुझे माफ़ करके देखो कुमुद, तुम्हें शांति मिलेगी और मुझे जीवन। उसे जीवन बेशक मिल जाए, पर उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो जो पर स्त्री के आकर्षण में पड़ा, कहाँ आसान है उसे माफ़ करना। शादी से पहले एक बार हंसी हंसी में उसने कहा भी था, छोड़कर चली जाऊंगी यदि कभी मेरा अपमान किया तो। अपमान की क्या परिभाषा है? उसका फलक कितना बड़ा है? सीमा रेखा क्या है? तासीर कैसी होती है? इसका अंदाज़ा तब हुआ जब मिताली के साथ उसके प्रेम प्रसंगों का खुलासा हुआ। दंग रह गई थी वो। आनंद कितना सहज था, उसे बाहों में भरता था, उसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता था। सुख दुख भी साझा होते थे। ऐसे में कौन सा कोना रीता रह गया जिसे मिताली से भरने का प्रयास किया गया था? लतिका को भनक मिली थी तब बाकायदा जांच पड़ताल हुई, सबूत उसके सामने रखे गए। दोनों के अंतरंग संबंधों के बारे में जानकर मन लहूलुहान हो गया था। आनंद ऑफिस ट्रिप के बहाने मिताली के साथ समय बिताता है, यह जानकर वो टूट गई थी। घिन आने लगी थी उस आनंद से जिसे कभी टूट कर प्यार किया था। 22 सालों में जितना प्यार किया उससे कई गुना नफरत कर डाली इन 8 सालों में। पर अब वो थकने लगी है, घर के सन्नाटे से डरने लगी है। ऐसे में आनंद करीब आ जाता है, ख्यालों में ही सही, पर वो पास होता है। इस अपरिहार्य स्थिति में वो अपने अपमान को याद करके नफरत को हवा देने वाले ईंधन को जुटा लेती है। तब एक अजीब सा वहशीपन मन को घेर लेता है। उस वक्त एकाकीपन और डर सब गायब हो जाता है, चाहे कुछ समय के ही लिए। पर बाद में अवसाद के बादल गहरा उठते हैं और तब लगता है जी क्यों रही है और किसके लिए। उस वक्त दिया और अकुल अपनी बाहें फैला देते हैं। कहते हैं पिता का प्यार पाने पर पाबंदी लगा दी है क्या अब तुम भी? और फिर वो खुद को मार कर जीने लगती है ताकि बच्चों के होठों की मुस्कान न गायब हो। आखिरकार उसकी खुशी के लिए बच्चों ने अपने पिता से नाता तोड़ा, तो क्या वह उनकी खुशी के लिए अपने निजी दुखों को मन में छिपा कर नहीं रख सकती? उसे याद आया जब दिया की शादी थी। आनंद दिया से मिलने घर आए थे तो अकुल ने कितनी बेरहमी दिखाई थी।
आप क्यों बार बार मम्मी को परेशान करने चले आते हैं? आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। युवा बेटे से डांट खाते आनंद को देखकर उस दिन पहली बार उसकी सांस अटक गई थी। आखिर यही तो वो चाहती थी। बच्चों के मन में पिता के प्रति नफरत उसने ही तो पोषित की थी। जब आनंद पहली बार माफ़ी की फरियाद लेकर आए थे तो दिया ने डरते डरते उससे कहा, मम्मी प्लीज़ पापा को माफ़ कर दो ना। जवाब में उसने करारा तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया था और बिफर पड़ी थी। एहसान फरामोश है तू दिया, जिसे 9 माह पेट में रखा ताज्जुब है उसे मेरा दुख, पीड़ा, अपमान, संताप कुछ नहीं दिखा। दिया एकदम कांप उठी थी, फिर उससे लिपट कर रो दी। उस दिन के बाद आनंद को माफ़ कर देने की बात कभी नहीं उठी। कुमुद के रोज भरे आंसुओं में हमेशा यही प्रश्न होता कि यही स्थिति उलट होती तो क्या तुम लोग कहते कि पापा मम्मी को माफ़ कर दो? नहीं, माफ़ी के काबिल तो दोनों ही नहीं होने चाहिए। धोखा क्यों बर्दाश्त हो? जब वो आनंद के प्रति समर्पित थी तो आनंद क्यों नहीं हुए? क्यों किया ये सब? बड़े होते दिया और अकुल को पिता के मार्गदर्शन और संरक्षण की जरूरत थी और पिता स्वयं भटक जाए, ये कैसी विडंबना थी। आनंद के धोखे ने उसे कुमुद नहीं रहने दिया। एक झटके में उसने आनंद को खुद से विलग कर दिया, ऐसा दुनिया सोचती है। पर वो जानती है कि आनंद जो अंतर मन में भीतर तक पैठ बना चुका था, जो उसके वजूद से लिपटा था, उसे कितनी मौतें मरकर अलग किया था। उस वक्त समाज, बच्चे, लतिका सब उसके पाले में थे, पर वो किसे बताए कि एक आनंद के न होने से उसका पलड़ा हवा में तैरता प्रतीत होता था। वक्त के साथ सभी आनंद को माफ़ करते चले गए, यहाँ तक कि ललिता ने भी। पर वो क्या करे? जीवन यापन के लिए जो संघर्ष उसने झेला, लोगों की उपहास भरी नज़रें झेली, बड़े होते बच्चों को जिजीविषा के साथ संभाला, ये सब संभव हुआ आनंद के प्रति पाले पोसे नफरत से। ये नफरत ही तो थी जिसने उसकी हिम्मत को जिंदा रखा। अपने भीतर बचा कुचा समेट कर वो खड़ी हो पाई। आज उस नफरत को कैसे छोड़ दे? आनंद उससे दूर हो गया, पर जीवन बहता रहा। अकुल और दिया शुरू से ही होनहार थे। अकुल इंजीनियरिंग करके पुणे चला गया और दिया, जिसका विवाह जैसी संस्था से मोह भंग था, उसके जीवन में आयुष आया। परिणति विवाह के रूप में हुई, तब उसने भी चैन की सांस ली। जिंदगी जैसी भी थी चल रही थी। उथल पुथल मचाने आनंद क्यों आ गए? अस्पताल में बिताए 5 दिन में वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई है। तभी कोमल भावनाएं सिर उठाने लगी हैं। यदि ऐसा है भी तो वो भयभीत क्यों है और किससे है? कहीं वो अपने ही बच्चों को जवाब देने से तो नहीं डर रही है? या डर है 8 साल पहले खुद से किए हुए उस वायदे के खिलाफ जाने का कि वो आनंद को इस जीवन में माफ़ नहीं करेगी? 3 दिन बाद तमाम हिदायतों के साथ उसे डिस्चार्ज मिल गया। आनंद उसे घर तक छोड़ने आए, पर दहलीज पर पाँव न रखने की कुमुद की दी कसम नहीं तोड़ी। अपना ख्याल रखना। जब उसने कहा तो लगा कुछ छूट रहा है। वो उसकी बाहें पकड़कर रोकना चाहती थी, पर उन बाहों को थामने वाले हाथ मन भारी हो गए। मन में खलिश सी उठी। एक समय था जब वो इन्हीं बाहों में निश्चिंत हो जाती थी, पर आज क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं यहीं हूँ, तुम्हारे आसपास। एक आवाज़ पर आ जाऊँगा। आनंद गुमसुम सी कुमुद से कह रहा था। वो भी कुछ कहती उससे पहले शांताबाई आई और उसे सहारा देकर अंदर ले जाने लगी। बरामदे में आते आते कुमुद ने पीछे मुड़कर देखा, पर आनंद नहीं दिखे, चले गए थे। बैठक में कदम रखते ही वेलकम बैक की सम्मिलित आवाज़ों ने उसे सुखद आश्चर्य में डुबो दिया। अरे अकुल, दिया, तुम यहाँ? उत्तेजना से उसकी आवाज़ थरथरा गई। मम्मी, मैं भी हूँ। अरे वाह आयुष! पैर छूते दामाद की पीठ पर आह्लादित भाव से सहलाते हुए पूछा, तुम लोग कब आए? 2 दिन पहले मेम साहब, शकुंतला बोली और हंसकर रसोई में चली गई। तुम लोग मुझसे अस्पताल मिलने क्यों नहीं आए? वो इसलिए क्योंकि हमें पता चला कि वहाँ पापा भी थे। हम तो डर गए थे कि कहीं पापा आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर आपकी ज़िंदगी में वापस ना आ जाएं। लाड़ से उसे गले में बाहें डालती हुई दिया ने सीधे माँ की आंखों में झांका। वो कुछ कहती उससे पहले आयुष बोल उठा, इसमें बुरा क्या था दिया? बुरा? इससे बुरा हो क्या सकता है? तुमने मेरी मम्मी की तकलीफ़ देखी नहीं है आयुष। अब छोड़ो ये सब, कुछ अच्छी बातें करो। पर आयुष तो विषय को जैसे बदलना ही नहीं चाहता था। पापा भी तो 8 साल से तुम लोगों से अलग रहने की सज़ा भोग रहे हैं। जितनी मेहनत से तुम लोगों ने उन्हें अलग रखा,
उतनी मेहनत से रिश्तों को बचाते तो आज माँ अकेली ना होती, फैमिली कंप्लीट होती। आयुष की बात कुमुद को चीर गई थी। जिस सहजता से वो बोल गया था, क्या परिस्थितियाँ इतनी सहज थीं? अच्छा, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं, दिया ने कहा, और वाकई किसी ने आनंद का जिक्र नहीं छेड़ा। बच्चों के आने से घर का कोना कोना बोलने लगा था। लतिका भी 2 दिन बाद पहुंच गई। इस दौरान आनंद की कोई बात ना होना कुमुद को अस्वाभाविक लग रहा था, खासकर लतिका के आने के बाद भी। पुणे जाने के 1 दिन पहले अकुल रात को कुमुद से बोला, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? अकुल की बात सुनकर वो स्नेह से भीग भीग गई। आज मैं भी आपके साथ सोऊंगी। दिया भी आकर बेड पर बैठ गई तो लतिका हंसकर बोली, आज मेरे लिए यहाँ जगह नहीं हो पाएगी और मैं खुश भी हूँ। वो सहसा भावुक हो गई। आज तुम बच्चों के साथ समय बिताओ, ये रात जाने कितनी रातों को सुखी कर जाएगी। लतिका दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही कुमुद ने दिया और अकुल को प्यार से सीने से लगा लिया। रात को हल्की फुल्की बातों के साथ बत्ती बुझी तो अकुल का कातर सा स्वर कानों में पड़ा, क्या पापा का कसूर इतना बड़ा है कि हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? ये सुनकर वो सन्न रह गई। माहौल में नामालूम सा अंदेशा व्याप्त हो गया। हाँ, कसूर तो बड़ा है बेटा, कुमुद ने हिम्मत बटोर कर जवाब दिया। तो क्षणिक मौन के बाद वो फिर बोला, इसका मतलब उन्हें कभी आपकी माफ़ी नहीं मिलेगी? पता नहीं, दिल से तो शायद ना मिले, और दे भी दूँ तो लोग क्या कहेंगे? अनायास कुमुद के मुंह से निकला तो दिया ने उठकर झट से बत्ती जला दी। एकदम से उजाला होने पर कुमुद ने आंखों पर कोहनी मोड़कर रख लिया। अकुल उठकर बैठ गया था। आंखों पर से हाथ हटाते हुए बोला, जब पापा गए थे तब भी तो लोगों ने कुछ नहीं कहा था, पर तुम लोग तो खिलाफ थे ना आनंद के? कुमुद का स्वर भर्रा गया तो अकुल उसका हाथ अपनी हथेलियों में लेकर बोला, क्योंकि आप खिलाफ थी। उन्होंने किया भी गलत, पर मम्मा, जो पापा ने किया वो आपसे हुआ होता तो भी हम पापा को कहते आपको माफ़ करने के लिए। अकुल, वो विस्फारित नज़रों से उसे देखते हुए बोली, पापा ने जो किया यकीनन गलत था। उन्हें माफ़ करना या सज़ा देना आपका हक था। हम उन्हें माफ़ करते तो स्वार्थी कहलाते। आपको दुख ना हो इसलिए हमने उन्हें खुद से दूर किया। मम्मी, वो हमारे पापा हैं। कुमुद एकटक अकुल को देख रही थी। उसकी आंखों में भोले बच्चे सी आकांक्षा थी, लालच था कि काश मेरे माता पिता सबों के माता पिता जैसे होते। एक परिवार जो पूरा हो सकता है हो जाता। कभी कुछ न बोलने वाला बेटा आज असहज भाव से आंखें झुकाए बोलता रहा। हर बच्चे की तरह हम भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। पहले आपके डर ने उन्हें हमसे दूर किया। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डर आपको पापा से दूर कर रहा हो? अपने अंतर्मुखी बेटे की बातें सुनकर वो अवाक रह गई। कितनी आसानी से मानवीय रिश्तों के मनोविज्ञान को समझ और समझा रहा था। दिया की शादी में जो कुछ मैंने पापा से कहा था उसका संताप आपकी आंखों में दिखा था मम्मी। हाँ मम्मी, उस दिन जब आप अस्पताल से आई थी ना, तब जानबूझकर हमने पापा का जिक्र छेड़ा था, उन्हें अपशब्द कहे। देखना चाहते थे कि आप मेरी नफ़रत का उत्सव मनाती हैं या पापा के लिए कहे गए अपशब्दों पर विचलित होती हैं। आप उन्हें मिस करती हैं ना? आप और पापा दोनों में से किसी एक के बगैर रहना हमें अधूरा कर देता है। बोलते बोलते रिया रो पड़ी तो कुमुद भी स्वयं को रोक नहीं पाई। लतिका और आयुष भी उनके कमरे में आ गए। कुमुद, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन एक बार अपने पूर्वाग्रह से बाहर निकल कर सोचो। बच्चों के लिए नहीं तो अपने लिए सोचो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लतिका की बात सुनकर कुमुद फूट फूट कर रो पड़ी तो लतिका ने इशारे से सभी को उसे चुप कराने के प्रयास को मना कर दिया। उसके बहते आंसू आनंद के प्रति नफरत को बहाते रहे। लतिका जानती थी कि अपनों की रजामंदी ने आनंद के प्रति जबरन दबाए प्यार को हवा दे दी है। ये बहते आंसू उसी सुकून के प्रतीक हैं। ये पहली बार था कि कुमुद जार जार रो रही थी और लतिका, अकुल, दिया और आयुष नम आंखों से मुस्कुरा रहे थे, जिन्हें पहले ही अंदेशा था कि जहां आनंद को कुमुद और अपने बच्चों की एक पुकार का इंतज़ार है, वहीं कुमुद का अवचेतन मन इस पल का इंतज़ार कर रहा था। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी एक खूबसूरत कहानी कब तक। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।